तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायो ब्रेन्स। और आज अपन बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को शुरुआत करते हैं। इसमें दोस्त जो शुरुआत वाला पार्ट है ये आपको खुद ही पढ़ लेना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें कुछ समझने वाला है भी नहीं। सेकंड पैराग्राफ आते हैं व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो लिविंग की डेफिनेशन बहुत ही आसान ये हो सकती है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका ध्यान इस पे जाता है। एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो पूछता है तो आपको याद निकल जाती है कि सर एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ी है, एनसीईआरटी में अलग से दी हुई है, तो वो तो याद रह जाती है। ये वाली बातें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको याद रख लेना। और मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ ऑर्गेनाइज और इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस भी इसी लिस्ट में शामिल है, मतलब वो भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सक्लूसिव है या नहीं है वो मैं आपसे बोल नहीं रहा, बट कैरेक्टरिस्टिक तो है। अच्छा, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होना और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक होना, डिफरेंस पता है? एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ, और कैरेक्टरिस्टिक तो मतलब जनरल है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसकी। और एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक इन लिविंग बींग्स, मतलब सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही ये कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, उसको बोलेंगे दोस्त एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अच्छा, अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या है? नंबर और मास में इंक्रीज होना। पीछे वाले पेज पे लिखा है इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ, इसको भी ध्यान रख लेना है। और दोस्त जो लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं उसमें ग्रोथ होती है इंटरनली, भाई जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें ग्रोथ होती है एक्सटर्नली। सर एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे होती है? जैसे सैंड ड्यून है तो इसके ऊपर आके और सैंड जमा हो गई, तो सैंड ड्यून अगली बार देखा अपन ने तो इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये जो ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ ये है दोस्त एक्सटर्नल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ है कि इंटरनल सेल्स में ग्रोथ होती है। ठीक है। तो ये वाली सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स और ये वाली होती है लिविंग थिंग्स, इसलिए ग्रोथ जो है अपन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक थिंग बोल सकते हैं दोस्त, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में हो तो रही ना ग्रोथ, चाहे एक्सटर्नली क्यों ना हो। तो अगर आपको एक्सक्लूसिव वर्ड यूज करना है तो फिर आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी कि एक्सक्लूसिव इन एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं या इंटरनल की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग, इंटरनल की बात कर रहे हैं लिविंग। इतनी छोटी छोटी बातों पर दोस्त इसलिए गौर किया जा रहा है, इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपके 350 360 आ सके। नहीं तो अपन सब इंपॉर्टेंट बात पढ़ जाते हैं और ये छोटी छोटी बात अपन छोड़ जाते हैं, और इसी से आजकल एग्जामिनर पकड़ रहा है, इसी को आजकल एग्जामिनर पकड़ रहा है, इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपन ऐसा ना हो कि धोखा खा जाए, इसलिए एक एक बात है आपको बताई जा रही है हमने। ये लिखा है अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, सही बोल रहे हैं। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। बिल्कुल ताज़ जिंदगी चल रही है ग्रोथ। एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक आके रुक जाती है, और अगर उसके बाद हो भी रही है, उस सर्टेन एज के बाद अगर ग्रोथ हो भी रही है दोस्त, तो वो रिपेयरिंग के लिए की जा रही है, रिपेयरिंग के लिए हो रही है वो ग्रोथ। वो ग्रोथ कोई साइज या फिर लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं हो रही बॉडी की, वो ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि वो रिपेयरिंग करना है, मतलब सेल कहीं फंस गए, फट गए, कहीं चोट लग गई, कुछ भी हो गया, खरोच आ गई, तो उसमें आपके सेल डिवीजन होगा ताकि रिपेयरिंग हो सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दोस्त वो ग्रो करता है सेल डिवीजन से, और मल्टी सेलुलर भी ग्रो करता है सेल डिवीजन से। और अपन को इन विट्रो कल्चर में मतलब काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी अपन उसको काउंट करके माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और बिल्कुल उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हाई एनिमल्स इन प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोस्त अगर हायर प्लांट, एचपी मतलब हायर प्लांट्स, हाँ एच है हाई एनिमल्स, ये दोनों दोस्त मेजरली होते हैं, मेजरली बोल रहा हूँ मल्टी सेलुलर। और दोस्त मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल हैं, ये बहुत सारे सेल हैं। अगर अब ये सेल डिवाइड करके 2 भी बना लेता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे सेल डिवीजन। पर अगर लोअर प्लांट और लोअर एनिमल तो बहुत कम होते हैं, लोअर प्लांट मतलब लोअर जितने भी बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो कैसी है? वो मेजरली है यूनिसेलुलर, मेजरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेजरली यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, इकलौता सेल है, इसी ने सेल डिवीजन कर लिया, इसी ने 2 सेल बना लिए, तो यही सेल डिवीजन कहलाएगा और यही रिप्रोडक्शन कहलाएगा, दोनों में अंतर नहीं बचा। ये बहुत कहने की बात है यहाँ पे। तो ये बात आगे समझ। अब ये बोल रहा है वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ये आपको पहले ही बता दी। माउंटेन बोल्डर्स ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ये आपको बता दी। और कंडीशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अगर अपन को ग्रोथ को एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक बताना, और डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। सीधे सीधे दोस्त एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि डू डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो, अपन इसमें ही फंस सकते हैं। अभी जब अपन लाइंस को पढ़ते हैं अपन को लगता है कि यार ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस है। अपन जब कुछ भी लाइन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो अपन को ये लग रहा है कि दोस्त ये लाइन तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बट दोस्त ये लाइन ऑब्वियस नहीं है। जब ये पेपर में आएगी ना, नीट के पेपर में आएगी, और उस 3 घंटे में आपको अपने दिमाग का बिल्कुल टॉप लेवल पे ले जाके आपको अपना परफॉर्मेंस देना होगा, तो आपका दिमाग ऐसी छोटी मोटी बातों को याद रखे, उसके लिए आज ही अपन को उसको ऐसा ट्रेन करना है, उसको उसी तरीके से पढ़ना है ताकि उस 3 घंटे में अपना दिमाग जवाब ना दे दे, थक ना जाए, उस 3 घंटे में वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। उस चीज़ की अपन तैयारी करते हैं ताकि पहले ही साल फर्स्ट ईयर में अपना सिलेक्शन हो जाए, 12th के साथ सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे अभी 22 में नीट देंगे और 23 में नीट देंगे,
वो दोनों ही इसको फॉलो कर सकते हैं। और आराम से मैं बता रहा हूँ आपको, आपका इस चैप्टर से इवन मैं बोलता हूँ क्लास 11 से एक भी क्वेश्चन गलत ना होएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। इसी वीडियो के आखिर में आपको ये बता दिया जाएगा कि कैसे आपको बायो पढ़नी, कैसे आपको फिजिक्स पढ़नी, कैसे आपको केमिस्ट्री पढ़नी। क्योंकि अकेली बायो स्ट्रॉन्ग कर लेने से आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए। तो इन दोनों को कैसे लाना है काबू में। और ये बायो है दोस्त, हल्के में नहीं लेना। अक्सर लोग बायो को हल्के में लेते हैं, फिर खुद हल्के होके आते हैं बाहर। तो इसलिए बायो है, हल्के में नहीं लेना। सबसे आसान है पर सबसे डेंजरस है, धोखा कभी दे सकता है। तो इसलिए बायो को हल्के में लेना। बायो को कैसे अप्रोच करना है, फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है, केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, ये सब आपको आज ही बता दूंगा इसी वीडियो के एंड में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्त फिर बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव नहीं है उसका, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉजिटिव फीचर मोर और लेस सिमिलर, वेरी गुड। क्लोन तो नहीं है, मतलब क्लोन सब बच्चे समझते होंगे, क्लोन मतलब हूबहू कॉपी। क्या आप अपने मम्मी पापा की हूबहू कॉपी है? नहीं। तो यही मैं बोल रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स पे आगे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो। सही बात है, एसेक्सुअल मींस से भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, बहुत सही है। तो फंजाई मल्टीप्लाई स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये पॉइंट आने का मतलब बहुत चांस है कि आ सकता है ये पॉइंट। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। यीस्ट और हाइड्रा बडिंग करती हैं, प्लेनेरिया दैट इज फ्लैटवर्म्स। ट्रू रीजनरेशन होता है दोस्त, मेरे दोस्त। ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन डिफरेंस है, और बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो कि इसके आगे दिया हुआ है। फ्रेगमेंटेड, इस लाइन को बड़े गौर से पढ़ना, नहीं तो कभी भी घूम आ सकती है आपको। अगर ये लाइन एग्जामिनर ने जरा सी पलटी, आप घूम जाओगे दोस्त। पर आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए अब तो आपकी कोई गुंजाइश नहीं घूमने की, अब आप सब सही कर दोगे। दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ट्रू रीजनरेशन का बता रहा हूँ दोस्त, ये एक है, एनिमल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। वैसे यहाँ बना लेते हैं, हेड ये टेल। दोस्त एक चाकू लाए अपन, नाइफ से अपन ने टेल इसकी अलग कर दी, ये हेड बच गया, ये टेल अलग। यहाँ पे वैसे किया, अलग कर दिया, ये हेड अलग और ये टेल अलग। दोस्त अगर इस टेल से हेड बन जाए तो ये होता है ट्रू रीजनरेशन, और इस वाले पार्ट से फिर से टेल बन जाए, इसे कहते हैं रीजनरेशन। अंतर है कि नहीं है? ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन में ये डिफरेंस होता है। फंजाई फिलामेंटा सेल की और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, मॉसेस इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन कि फंजाई फिलामेंटा सेल की और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस फ्रेगमेंटेशन से इजीली मल्टीप्लाई कर जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। जो बात आपको यहाँ बताई गई थी, यहाँ पे जो बताई गई है वही यहाँ पे वापस दोहराई गई है। यहाँ पे दिया हुआ है म्यूल्स, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये जो 3 एग्जांपल दिए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये रिप्रोडक्शन की एक एक्सेप्शन टाइप है दोस्त। खच्चा है, डोंट रिप्रोड्यूस, डोंट क्या, इट कांट, कर ही नहीं सकता। स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, 2 साल के जटिल प्रयत्न के बाद भी अगर आप सक्षम नहीं है रिप्रोड्यूस करने के, तो फिर आपको इनफर्टाइल घोषित किया जाता है। ऐसा 12th बायो में लिखा हुआ है, 12th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। मतलब ये बोल रहा है दोस्त कि लिविंग, जितने भी लिविंग है वो रिप्रोडक्शन करें ऐसा जरूरी नहीं है, पर लिविंग ही रिप्रोडक्शन करेंगे ऐसा जरूरी है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम ही लोगों को समझ आती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें ये जरूरी नहीं है, पर सिर्फ लिविंग ही रिप्रोड्यूस करें ये बहुत जरूरी है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, इसी कहते हैं दोस्त मेटाबॉलिज्म। और थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन हर एक इंसान के अंदर चलती रहती है। अब दोस्त यहाँ पे फिर एक जरूरी बात, आप सबके होश उड़ा देगी ये बात कहती है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। चाहे कोई एनिमल इतू सा है, चाहे कोई एनिमल इतना बड़ा है, सब के सब मेटाबॉलिज्म करेंगे, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना है, वरना यहाँ पे ऑल नहीं लगा के ऑल हटा दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा सम लगाते सही ये लाइन गलत हो जाएगी, और इसमें आधे लोग फंस जाते हैं। आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप भी फंसे, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ बॉडी मेटाबॉलिज्म। सिंपल है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सही बात है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये बोल रहा है दोस्त मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, ठीक है, और ये परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग। Metabolism is defining feature of all living organisms without exception. Isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction. अब दोस्त ये जो बातें अभी मैंने पढ़ी, इसको अधिकतर टीचर्स छुड़वा देते हैं और जैसे अभी मैंने पढ़ी वैसे ही पढ़ते हुए निकल लेते हैं। पर अगर अपन भी वही काम करेंगे तो अपन में और उनमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा?
और जो 300 से 360 का जो फासला है वो कवर कैसे करेंगे, तो इस बात को समझ लेते हैं दोस्त। इन वीवो और इन विट्रो तो आप सबको पता होगा। इन वीवो मतलब इनसाइड, इन विट्रो मतलब बाहर ले जाके करना है, ठीक है। तो दोस्त इन वीवो तो इनसाइड बॉडी, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर ही चल रहा है, इसको कहेंगे इन वीवो। दोस्त अपन क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेके इसमें परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब इज व्हाट, नो, बॉडी इज व्हाट, बॉडी इज लिविंग। अब बोलो टेस्ट ट्यूब इज व्हाट, टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग। तो लिविंग बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्त, लिविंग रिएक्शन। तो लिविंग बॉडी में लिविंग रिएक्शन चलना एक अलग बात है, और नॉन लिविंग टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म मतलब लिविंग रिएक्शन चलना एक अलग बात है। इसलिए इस सिस्टम को अपन कहेंगे कि इट इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। और अगर इसी बात को एक और तरीके से कहें तो ये कह रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स तो नहीं है, नॉन लिविंग है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, ठीक है। हेंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात का नीचे वाले पैराग्राफ से, इसको नीचे समझाया गया। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट or respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. एक्सटर्नल फैक्टर जिनसे प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, एक्सेट्रा। ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, ये भी यही कह रही है कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग थिंग्स का। All living organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues. ये लाइन ना पढ़ने में बहुत ही ऑब्वियस लग रही है, कितनी ऑब्वियस बात है देखो, पर जब ये क्वेश्चन के तौर पे आएगी, जब ये एमसीक्यू के तौर पे आएगी, तब आपके तोते उड़ने की पूरी संभावना है। तो इसको पढ़ लें ध्यान से। All living organisms from prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues. जब पेपर में ऐसा बोलते हैं कि प्रोकैरियोट भी सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अपन थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं, अपनी घंटियां बजती दिमाग की कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइन बिल्कुल सही है और ये सही मानी जाएगी जब पेपर में आएगी। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन एंड सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड को अफेक्ट करता ही है, आपको पता ही है। मतलब कुत्तों का रिप्रोडक्शन करने का अलग सीजन आता है, बिल्लियों का अलग आता होगा, हाथी का अलग आता होगा, इंसान ऑल टाइम फेवरेट। अब दोस्त बोल रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। all organisms handle chemical entering the bodies, aware of their surrounding. Human being is the only who is aware of himself. खुद के बारे में जैसे पता है वही ह्यूमन बीइंग है दोस्त। इसलिए आप सिर्फ खुद पे ध्यान दें, सिर्फ ना करें तो खुद पे तो दे ही सही, पड़ोस को छोड़ के, पड़ोसी पे कम, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना है। Aware of himself, self consciousness. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism. एक बात जो अपन भूल गए हैं, तो इसमें मैंने थोड़ी सी चूक हो गई है मुझसे, वो बात ये है दोस्त कि अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि बताइए फोटो पीरियड प्लांट्स को इफेक्ट करता है, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में, या फिर एनिमल्स में भी इफेक्ट करता है, तो मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ एनिमल जाना चाहिए, पर आप लोग समझदार हैं, प्लांट्स में जाएगा नहीं, तो ये बात यहाँ लिखी है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, ये सब बातें हैं कि भाई कोमा में पड़ा हुआ इंसान को क्या मानेंगे अपन। कोमा में पड़ा हुआ इंसान जो है वो रिस्पॉन्स तो कर नहीं रहा, तो इट इज़ नीदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग। बाकी है तो वो लिविंग ही, क्यों, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो ही इज लिविंग। Higher classes you will come to know that all living phenomena are due to underlying interaction. Properties of tissue are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. ये वाली जो बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी घर से लेकर नहीं आ रहा प्रॉपर्टी। ये सेल है तो बचपन से वो काम नहीं कर रहा जो अब कर रहा है। ये सेल इस सेल के इंटरेक्शन से, ये इसके इंटरेक्शन से, और नीचे वाले जितने भी तमाम सेल्स हैं ये सब इंटरेक्शन से कुछ टिश्यू बना रहे होंगे। अगर ये लिवर का टिश्यू है तो इन सब के पास पहले से ही लिवर के टिश्यू होने वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, पर जब सबने इंटरेक्ट किया, आपस में दोस्ती करी, तब जाके ये वो टिश्यू बना पाए। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। Similarly, properties of cell organism are not present in the molecular constituents of the organelle, but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle. यही सेम बात जो मैंने आपको बताई। We can say that living organisms are self-replicating. Self-replicating है दोस्त, evolving, self-regulating. अब ये सारी बातें सबको पता है ना। बोल दे एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, क्या बोलेंगे अपन? पहला क्या है? मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है? कॉन्शियसनेस। ये इंपॉर्टेंट है। पर ये जो छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स दी होती है इनको नहीं भूल जाना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। अब मान लो इवॉल्विंग बोल दिया उसने कि इवॉल्विंग एक कैरेक्टरिस्टिक है क्या, तो है, वहां पे जाके अपन को कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे तो बहुत ऑब्वियस लगती बात है, पर वहां पे जाके कंफ्यूजन होता है जब एमसीक्यू सामने आता है। तो अभी से ध्यान दें इन पे।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। दोस्त ये बट टू वेरिंग डिग्रीज सॉरी बट टू वेरिंग डिग्रीज, ये वाली जो बात है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको लिख दिया जाएगा पेपर में, पर ये बट टू वेरिंग डिग्रीज अगर नहीं लगाया तो ये लाइन गलत हो जाएगी, इसको ध्यान दे लेना है, नहीं तो आप कभी भी धोखा खा सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से लेना है। टेक्सोनॉमिकल 8 तक रखेंगे फर्स्ट पार्ट, बाकी सेकंड आ जाएगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दोस्त ये सब कहानियां हैं, आप कहानियां पढ़ेंगे पर कहानियों को समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ाई जा सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप इन सारी कहानियों को पढ़ लेंगे ताकि आपके पैसिव मेमोरी में एक बार ये कहानियां छपी रहे। और जब जब आप, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, चलो ये टॉपिक चालू करने से पहले एक टिप है आपके लिए कि आपने जितने भी टॉपर्स टॉक सुनी होगी, आप नीट के बच्चे हैं, रोज मोटिवेशन तो खत्म होता ही होगा आपका, तो आप रोज यूट्यूब पे जाके नीट की कुछ ना कुछ वीडियो तो देखते ही होंगे मोटिवेशन के लिए, और नहीं देखते हैं बहुत अच्छे, मत देखो, आप अलग लेवल के इंसान हो, आप में मोटिवेशन बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना, और आप फिर सही कमाल ही करोगे। अगर आप ऐसे नहीं हो बच्चे हो, कमाल करोगे। पर अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं कि रोज नीट की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी भी टीचर को सुन रहे हैं या फिर नीट की मोटिव टॉक्स सुन रहे हैं दोस्त, तो उसमें टॉपर आता है, टॉपर का चेहरा दिखाया जाएगा आपको, आप पहचान जाओगे, खुश होगे, वो जो बोलेगा आपको फॉलो कर लोगे, यही सबसे बड़ी गलती है। वो दोस्त ये बोलता है कि आपको पेज का हर लाइन आपको याद रहनी चाहिए, टॉपर बच्चा तो ये बोल रहा है, टॉपर बच्चा बोलता है कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपकी जुबान पर होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो सर मैं कैसे पढ़ूँ कि मेरे दिमाग में ऐसे छप जाए? दोस्त इम्पॉसिबल है कि आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लें और आपके दिमाग में सब कुछ छप जाए। हाईलाइट पॉइंट्स करे जाते हैं 1 या 2 महीने पहले के लिए, उस दिन की तैयारी हो रही है आज हाईलाइट करके। अगर मान लो आपकी इच्छा हुई कि आने वाले संडे को मैं फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड रिवाइज कर लूँ, तो आप सिर्फ हाईलाइट पॉइंट पढ़ेंगे तो आपका जो सपना है 360 लाने का वो सपना ही रह जाएगा। आपको हाईलाइट पॉइंट्स नहीं पढ़ के लाइन बाय लाइन उंगली रखनी है, ऐसे उंगली चलानी है, उंगली चलानी है, चू 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 उंगली चलानी है, बोलते जाना है, उसको समझते जाना है। साइड में जैसे मैंने रख रखा है बिल्कुल ऐसा ही सेटअप करके रखना है। साइड में एक पेज रख लेना है, उस पर बना रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, या फिर मेरी वीडियो 4-5 बार देख ली तो भी एक दिमाग में छप जाएगी चीज़ें, है ना, उससे भी आपको बहुत काम आएगा। और बिल्कुल दिमाग पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर छप गए तो मजा आ जाएंगे दोस्तों। तो आपको जब भी आप पढ़ें बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ें। और ये जो हाईलाइट पॉइंट्स जो अपन दे रहे हैं, जो अपन बना रहे हैं, ये सब अपन नीट के 1-2 महीने पहले की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अभी से हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ोगे तो फिर धोखा ही खाओगे। और कई बच्चे ऐसे करते हैं सर नोट्स मेकिंग, बायो के नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी में से। तो दोस्त एनसीईआरटी में बायो के नोट्स बनाना एक बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। जो बच्चा बोलता है कि हमने बायो के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर वो खुद बेवकूफ़ था, या फिर उसका लक साथ दे दिया तो उसका काम चल गया। इन तीनों में से कोई बात हो सकती है। तो अगर आप मेरी माने तो आप बायो के शॉर्ट नोट्स कभी ना बनाएं और सिर्फ एनसीईआरटी को ही अपने शॉर्ट नोट्स मान के पढ़ें, और हर एक लाइन पढ़नी है जब जब आप पढ़ें। तो साल में अगर आप इसको 10 बार भी पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो 10 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी आपके दिमाग में। और फिर जब आप फाइनल में जब एक सेचुरेशन लेवल आ जाता है तो फिर आप सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ें पॉइंट्स, तो फिर आपको देखें, फिर चमत्कार देखें, फिर आप नीट में कमाल हो जाएगा। तो ये बातें हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि ये युद्ध ऐसा है दोस्त कि इसमें मतलब दिमाग ज़्यादा काम आएगा, स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम आएगी। पढ़ते तो लाखों बच्चे हैं, 17 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, तो पढ़ता तो हर एक बच्चा है, पर सिलेक्शन सिर्फ 50,000 का ही होता है कुल मिला के देखें तो दोस्त कहाँ लैक हो रहा है, इतना गैप कैसे आ रहा है? तो इतना गैप इसलिए आ रहा है दोस्त क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, पर जो छोटी छोटी बातें हैं, जो स्ट्रैटेजिक वीडियोज़ हैं, वो कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है पढ़ते पढ़ते, मतलब पढ़ने के साथ इन पर भी ध्यान रखें आप, है ना। शुरू करते हैं। देखो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million, refers to biodiversity, number and types of organism present on earth. Diversity क्या है? Number on, biodiversity क्या है? Number and types of organism present on earth. Nomenclature क्या होता है? Nomenclature naming is not possible, only possible when the organism is described correctly. We know to what organism the name is attached to, this is identification. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये एक सीक्वेंस है दोस्त। इसी सीक्वेंस में काम होगा। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन आता है, फिर आइडेंटिफिकेशन आता है, फिर क्लासिफिकेशन आएगा, फिर आएगा नॉमेनक्लेचर। 2 होते हैं, आईसीबीएन होता है, आईसीजेड होता है। फुल फॉर्म याद रख लेना, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, कैरोलस लिनस ने दिया है। कैरोलस लिनस का नाम पहले कुछ और था, मतलब ये इसका असली नाम नहीं है।
पर जब इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया तो इसने सोचा कि पहले ये मेरे नाम पे तो फॉलो हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसलिए इन्होंने भी 2 नाम रख लिया ऐसे, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो याद रखना। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका का, मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका क्या है, इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अगर आपसे पूछे दोस्त इंडिका क्या है, इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशी और स्पेसिफिक एपिथेट, इस बात पे विशेष ध्यान रख लेना। इस बात में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, आपका कान फ्यूज हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान ही रखें। बायोलॉजिकल नेम्स ये कुछ रूल्स टाइप है, इनको याद रखें। अब क्या होता है, सुन ले मेरे रूल्स को पढ़ते वक्त कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही ऑब्वियस लगेगा, पर जब पेपर में आएगा ना तो उड़ जाएंगे। पेपर में आएगा तो सब चीज़ें कंफ्यूज करेगी अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ी होगी तो, इसलिए पढ़ लें। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, रिटन इन इटैलिक्स, लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि लैटिन एक ग्रेट लैंग्वेज है यार, बदलती रहती है। इंग्लिश तो हमेशा बदलती रहेगी, हिंदी बदलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो रनिंग लैंग्वेज है, आज भी जिंदा है ये लैंग्वेज, इसलिए ये तो बदलेगी। इंग्लिश में तो प्रोनाउंसिएशन ही बदल जाता है, पहले जैसे बाउल कहते थे आज उसे बोल कहते हैं, तो जब प्रोनाउंसिएशन ही बदल रहे हैं तो फिर ये तो जिंदा है, मतलब इंग्लिश हिंदी तो जिंदा है भाषा है, जितनी भी अपनी रीजनल भाषाएं तो जिंदा है। लैटिन